बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रेगुलर बेसिस पर मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहता है और आज भी एक अहम मौजू के साथ हम हाजिर हैं, जहां पर हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से। दूसरी बार हम देख रहे हैं कि जी कैपिटल टॉक्स होने के लिए जा रही है। खास करके कैपिटल की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि कैपिटल वो जो कि जिसे इस्लामाबाद कहा जाता है, और इस्लामाबाद में जो एक अहम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जहाँ हमने देखा कि सालिसी का किरदार पाकिस्तान अदा करता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन वो जो मामला सामने आए एक इस्लामाबाद टॉक्स के बाद, तो जहां पे हम देख रहे हैं कि जी भारतीय अफसरान भी अब मौतरफ हैं। बताया जा रहा है कि ईरान अमेरिका जंगबंदी के मामले पर खित्ते की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो भारतीय अफसरान भी मौतरफ हो गए। लेकिन अमेरिका और ईरान के दरमियान माहदे तक पहुंचने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं, ऐसा बताना है अमरीकी ओहदेदारान का। वहीं हम देख रहे हैं कि अगर ये मुज़ाकरात आगे बढ़ते हुए तो एक जानिब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हदबंदियों के मामला की वजह से तेल के ज़खायर और उसके साथ साथ तेल की कमी भी वाक़ई हो सकती है, जिसकी वजह से मुतादिद ऐसे ममालिक हैं जिन्हें नुकसान भी हो सकता है या तेल की जो प्राइसेस हैं उसमें इजाफा हो सकता है। इसके साथ साथ अमेरिका की जानिब से बहरी नाकाबंदी इज्जत बचाने की कोशिश है, ऐसा बताना है ईरानी सफीर का। इसके साथ साथ अमेरिका की जानिब से जो ये बहरी नाकाबंदी की जा रही है, इसके बाइस जो असरात रोनुमा होंगे वो खित्ते के लिए लाहक भी साबित हो सकते हैं। ऐसे में कतर पर हमले रोकने के लिए ईरान के साथ डील की तरदीद करते हैं, ये कहना है कतर के वजारत खारजा का। ये तमाम मामला सामने आ रहे हैं जहां अहम गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अगर हम बात करें यूएई की, हम बात करें कतर की, सऊदी अरब के बारे में बात करें, और वहीं हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर भी मौजूद हैं। ऐसे में खत्ते में देर पा अमन के लिए जो मामला सामने आ रहे हैं, खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ जारी रहेगा। लेकिन वक्त तो एक ब्रेक पर जाते हैं, वापस आते जुड़े रहें, देखते रहें खुसूसी प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक। एक बार फिर खुश आमदीद करेंगे अपने प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ में। और जिस तरीके से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, ईरान के हवाले से हम बात कर रहे थे, अमरीकी मुज़ाकरात जहां सालिसी का किरदार पाकिस्तान अदा करता हुआ दिखाई दिया है और एक बैठक हो चुकी है। नेक्स्ट बैठक की बात हो रही है जो कि इस्लामाबाद में की जाएगी। इसी हवाले से इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं नुमान सूफी, प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट भी हैं, इसके साथ साथ इकोनॉमिक एक्सपर्ट भी हैं, 18 साल का तजुर्बा है। और इसके साथ हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज भी कर रहे हैं। खास करके हम देख रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान के अंडर जो कैबिनेट डिवीजन है उनकी एक इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम मुख्तार, आप कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नवाज सूफी, ज़ाहिर हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की तवज्जो मरकूज़ है पाकिस्तान की जानिब, और एक बड़ी अहम पेशरफ्त है अगर हम देखें पूरी हिस्ट्री में, जहां पाकिस्तान का नाम हर ममालिक में लिया जा रहा है। इवेंचुअली अगर हम देखें, बात करें ख़ास करके इकनॉमिकल एक्सपेक्ट से, तो तब भी हम ये देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान का नाम जो है वो सर फहरिस्त है। डिप्लोमेटिक कामयाबी हम कहेंगे इस मुज़ाकरात को, या हम जो इस्लामाबाद टॉक हुई है, क्या ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी है? जी मुख्तार, अगर मैं आपको हिस्ट्री से बताऊं तो पाकिस्तान 1947 से लेकर आज तक जितनी भी डिप्लोमेटिक टॉक्स हुई और जितनी भी इस तरह के इवेंट्स हुए, तो पाकिस्तान ने हमेशा अपना एक मुस्बत किरदार अदा किया और हमेशा उसमें कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान की ये भी एक सबसे बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है जिसमें पाकिस्तान ने एंट्री ली और पाकिस्तान ने आगे बढ़कर सबसे पहले ईरान और अमेरिका के दरमियान एक सालिस का किरदार अदा किया। इससे ज़्यादा होता है कि पाकिस्तान को एक दफ़ा दोबारा से जिम्मेदारी और काबिल एतमाद मुल्क समझा जा रहा है। और जहाँ तक ये समझते हैं दूसरे ममालिक, तो जो रीजनल डायलॉग फैसिलिटेशन है वो भी पाकिस्तान की तरफ से बढ़ चढ़ के इसमें शामिल होने की भरपूर कामयाबी है। पाकिस्तान की एक डिप्लोमेटिक भरपूर कामयाबी पाकिस्तान ने इसके थ्रू अचीव की है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पहली बात नहीं है, और ये काफ़ी दफ़ा पाकिस्तान ने इस तरह के स्टेप्स डिफरेंट फोरम्स पे लिए हैं, लेकिन ये क्योंकि एक इंटरनेशनल इशू था जिसकी वजह से पूरी दुनिया को इसका इम्पैक्ट का सामना करना पड़ रहा था, तो जब पाकिस्तान ने इस पे बढ़ चढ़कर अपना इनिशिएटिव लिया है तो हर तरफ से पाकिस्तान की इज्जत अफजाई हुई है। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ फील्ड मार्शल ने जो अहम किरदार अदा किया है, उससे भर के पूरी दुनिया में डिप्लोमेटिक कामयाबी हासिल की गई है पाकिस्तान की तरफ से। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी जानिब ये भी बताएगा, आपने इम्पैक्ट की बात की, तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि एक सिफारती कामयाबी है इस तरह की टॉक करवाना। ऐसे में ये जो अब मामला सामने आएगा, इसके असरात पाकिस्तान पे मौशी तौर पर कैसे नज़र आ रहे हैं? देखिए, अगर इंशाल्लाह ये जो टॉक है ये कामयाब हो जाती है और तमाम जो पॉइंट्स हैं दोनों कंट्रीज के बिटवीन, जो अभी सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग रह गई है जिनके अंदर बाकी सारे तो मेजर पॉइंट्स एग्रीड हैं, जो कुछ सीधा सीधा पॉइंट्स हैं जिन पे अभी
टॉक बाकी है, अगर उसमें भी कामयाबी हासिल कर लेते हैं और पाकिस्तान के अंदर ये निगोशिएशंस कामयाब हो जाती हैं, तो मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद ऑयल प्राइसेस काफी स्टेबल और कम होना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है उसमें एक बहुत वाजिया कमी नजर आएगी, और उसकी वजह से ही इन्फ्लेशन भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी, और जो हमारे पाकिस्तानी रुपए के ऊपर जो प्रेशर डेवलप हो रहा है उसके अंदर काफी कमी आना शुरू हो जाएगी। तो जिसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमी जो है दोबारा से ग्रोथ की तरफ गामजन हो जाएगी इंशाल्लाह, बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें इस एक्सपेक्ट को, चले देखते हैं कि जी कामयाबी की तरफ राग़िब हैं, लेकिन अगर कामयाबी से हट के हम बात करें कि मुज़ाकरात यहीं पर ही मसक हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं, और फिर इकोनॉमिकली अगर देखें तो हमें कितना ज़्यादा लॉस होगा, या हम क्या क्या चीज़ें फेस कर सकते हैं? देखिए मुख्तार, अगर खुदा ना खास्ता ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पाते, जो कि वैसे बहुत रेयर चांस है, क्योंकि पाकिस्तान की से बड़ी एफर्ट है और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया की इन्वॉल्वमेंट साथ शामिल कर ली है ताकि भरपूर तरीके से इन मुज़ाकरात को कामयाब बनाया जा सके। लेकिन अगर इन केस खुदा ना खास्ता ये टॉक्स जो है नाकाम हो जाती हैं, तो ना सिर्फ पाकिस्तान पे ओवरऑल खित्ते में जो है कशीदगी पैदा हो जाएगी, और कशीदगी की सूरत जब बढ़ेगी तो उससे ऑयल प्राइसेस और मजीद ऊपर जाने का खदशा है, और जब आपको पता है ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो सारी जो प्रोडक्ट्स हैं, बाय प्रोडक्ट्स जो हैं, वो डिपेंडेंट ऑन ऑयल प्राइसेस ही होती हैं, तो जिससे खित्ते में भी और पाकिस्तान में महंगाई और इक्तिसादी दबाव का बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो सकता है, जिसको हमें फिर फेस करना पड़ेगा। लेकिन वी आर स्टिल वेरी होपफुल कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो, लेकिन ये बहुत रेयर चांस है। जो खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होता है तो ऑयल प्राइसेस पे बहुत खतरनाक किस्म का इसका इम्पैक्ट आएगा, और बहुत बुरी सूरत डेवलप हो सकती है इसके लिए। ठीक है, आप हुर्मस की हम बात करें जहाँ पे हदबंदी के मामला भी सामने आते हैं, ऐसे में एक जानिब तो हम ये देख रहे हैं कि जी अगर ये तमाम मामलात जो है वो आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, तो ऐसे में खित्ते में हम देखेंगे कि पूरा अमन तरीके से, चाहे वो स्टेबिलिटी की बात करें, हम मौशी स्टेबिलिटी की बात करें, वो तो होगी, लेकिन एक जानिब एक सवाल ये भी पैदा होता है कि तमाम सूरत हाल में जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जी डिप्लोमेटिकली कामयाबियाँ मिल रही हैं, लेकिन इसमें अगर हम देखें कि पाकिस्तान को जो फायदा हो रहा है वो भी हो रहा है, लेकिन जो सालिसी का किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है, तो कुछ अनासर ऐसे भी हैं जो इस बात को थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान ऐसा तो नहीं कि जी किसी एक को ज्यादा साइड पर हो और एक को साइडलाइन कर रहा हो। आप किस तरीके से देखते हैं सालिसी का किरदार भरपूर तरीके से दोनों जानिब से अच्छे तरीके से अदा किया जा रहा है? नहीं बिल्कुल, ये देखें, ये जो कुछ अनासर है ना, वो फिर थोड़ी सी उनकी जो नेगेटिविटीज हैं वो उभर के सामने आती हैं, जो आप जाहिर समझते हैं कि वो कौन अनासर है। लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिसी है ना भी, वो बिल्कुल बैलेंस्ड और पीस ओरिएंटेड है। कभी भी पाकिस्तान ने वन साइडेड गेम और वन साइडेड लव की तरफ नहीं गए। पाकिस्तान हमेशा बैलेंस्ड और पीस ओरिएंटेड पॉलिसी को फॉलो करता है। पाकिस्तान ने हमेशा इस चीज को मद्देनजर रखा है कि हमने अपनी जो सालिसी का किरदार है वो बिल्कुल न्यूट्रल और स्टेबिलिटी के साथ डायलॉग्स करने हैं, और बेसिकली मेन फोकस जो है वो रीजनल पीस और रीजनल पीस को प्रायोरिटाइज करते हुए उस रीजनल पीस की हिमायत हमेशा की है पाकिस्तान ने। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप ये देखेंगे पाकिस्तान ने वन साइडेड कोई फेवर की हो किसी कंट्री की। जो चीजें मुस्बत हैं, जो चीजें हो सकती हैं, हमेशा पाकिस्तान ने उसको न्यूट्रल तरीके से बैलेंस करके पीस ओरिएंटेशन की तरफ हमेशा फोकस किया। वो कहते हैं ना कि काम वो किया जाए जिससे आपका दुश्मन भी आपका मुतरिफ हो जाए, तो ऐसे ही सूरत हाल हम देख रहे हैं कि भारतीय और सलाम की जानिब से भी जो है वो अब खुशी की नवीद सुनाई दी जा रही है। वो ये भी कहते हुए दिखाई देते हैं कि जी पाकिस्तान जो सालसे का किरदार अदा कर रहा है बेहतरीन तरीके से कर रहा है, और वो इसका क्रेडिट भी वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान के सर जाता है। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी जन्म लेता है कि जी एक आम आवाम को इस कैपिटल टॉक से या इस इस्लामाबाद की जो टॉक्स, हमारी जो मीटिंग्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं, जो सालिसी का किरदार है, उससे एक जो अवाम है, अवाम को क्या फायदा मिलेगा इससे? देखिए, अगर आप समझे ना कि अगर इकोनॉमी बूस्ट करती है और अगर ये टेंशन कम होती है तो डेफिनेटली फ्यूल प्राइसेस बहुत कम होना शुरू हो जाएंगी। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है ओवरऑल इकोनॉमी में, जिससे पहिया चलता है इकोनॉमी का, वो कम होना शुरू हो जाएगा। महंगाई पे इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। आप देखिए चीजें कहाँ है, डेफिनेटली जब कॉस्ट जो है वो होती है तो डेफिनेटली वी विल गो फॉर अ बेटर ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, एंड जिसका फायदा जो है आम आदमी को ही होगा डेफिनेटली। और जब आपकी फ्यूल प्राइसेस कम होती है, जब आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है, जब आपकी जितनी भी बाय प्रोडक्ट्स है जो बेसिक नेसेसिटी है इकोनॉमी
जिससे आम अमेरिका को लाभ लगता है, डेफिनेटली इसमें आपको बड़ा पॉजिटिव ठीक। अच्छा सूफी साहब, आपकी जो आवाज है ना उसमें थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही है, आप थोड़ा सा लाउड बोल सकते हैं? जी प्लीज जी प्लीज, आप उनका लास्ट के बाद मेरी जी बिल्कुल। दूसरी जानिब अगर देखें हमारा राब्ता जो है वो मेरे ख्याल से मुनक़ता हो गया है, लेकिन यहाँ हम आपको बताएंगे ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के हवाले से जहाँ पे अहम पेशरफ़्त सामने आ रही है, लेकिन ऐसे में बहुत से सवालात भी जन्म ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका की जानिब से बहरी नाकाबंदी इज्जत बचाने की कोशिश है, ये ईरानी सफ़ीर की जानिब से कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात करें तो अमरीकी नाकाबंदी का असर कम करने के लिए ज़मीनी सरहदों को इस्तेमाल किया जाए, ये भी कहना है ईरान का। तो जी जो सरहदी बंदिशें हैं उसको किस तरीके से खोला जाएगा, ये भी एक सवाल बनता है। जबकि कतर पर जो हमले किए जा रहे हैं उसको रोकने के लिए ईरान के साथ डील की तरदीद भी करते हैं, ऐसा कहना है तर्जुमान कतरी वजारत खारजा का। अच्छा जी, दूसरी जानिब इस वक्त हमें लगता है कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं नौमान सूफी। नौमान सूफी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी प्लीज माजरत, वो ठीक है एकदम लाइन डिस्कनेक्ट जी। हो गई, तो फिर मुझे बताइएगा नौमान सूफी की ओवरऑल किस तरीके से देखते हैं? एक जानिब ये मुज़ाकरात होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक इम्पैक्ट अच्छा पॉजिटिव नजर आ रहा है, और ये इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो उसके जो समरात वो नजर आ रहे हैं, और आने वाले वक्तों में अगर ये सारे सिलसिले बहुत अच्छे तरीके से हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान की कदर और पाकिस्तान को कहाँ देखा जाएगा? अच्छा देखिए, अगर आप पाकिस्तान के रेफरेंस से बात करें तो जी पाकिस्तान एक डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी की तरफ जा रहा है, और आलमी सतह पर बेहतर इमेज के लिए और मुस्तकबिल के लिए ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के मौके भी पाकिस्तान को फराहम हो सकते हैं। और जो मेजर सबसे बढ़ के चीज है कि ये पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी है कि अगर अमन की तरफ पेशरफ होती है तो मुआशी फायदा भी मुमकिन है। और आपको पता है सालसी का किरदार अदा करते हुए जितने भी ममालिक जो इस डिप्लोमेटिक टॉक में शामिल हुए हैं, तो उससे बढ़ के पाकिस्तान को एक मेजर इंस्टीट्यूशन के तौर पे, एक मेजर इकोनॉमी के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। तो इन फ्यूचर हमारी जो ट्रेड है और इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर सकती है, उससे इकोनॉमी को फायदा होगा, इकोनॉमी की जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है वो इससे बहुत इंप्रूव हो जाएगी, और डेफिनेटली ओवरऑल इकोनॉमी जो प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल का जो मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि उनका जो किरदार है ना बहुत पॉजिटिव है। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस तरह लेके चले हैं कि जैसे एक घर का निजाम होता है, उन्होंने हमेशा उसको सबसे अच्छी चीजें लगी हमने गुज़िश्ता जो अदवार है उसमें भी देखा कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे काफ़ी मुहिम भी चला करती थी, और ऐसे में जो है वो ग्रीन पासपोर्ट के हवाले से बहुत कुछ कहा जाता था, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगा। लेकिन आज आपने देखा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से जो एक पॉजिटिव चेंज नज़र आया है, हर शख्स जो है वो ग्रीन पासपोर्ट को अपनी फेसबुक पे, अपना इंस्टाग्राम पे जो है वो इस्तेमाल करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राउडली मूवमेंट जो है ना वो क्रिएट कर रहे हैं वो, और इसमें हम यही कहेंगे कि जी सबसे ज़्यादा जो ये पूरा क्रेडिट जाता है एक आवाम को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का, वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उसके साथ साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जाता है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। खास करके नौमान सूफी इकोनॉमिस्ट भी हैं, और इसके साथ साथ जो सिलसिले हम देख रहे हैं कि जहां पे खास करके खत्ते में पायदार अमन के लिए जो एक किरदार अदा किया जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से सालिसी का, उसकी मौतरफ अब हमें हमारे दुश्मन भी दिखाई देते हैं, हमारे हमसाय ममालिक भी उसकी तारीफ करते दिखाई देते हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जब ये मामला चलते हुए आगे बढ़ रहे थे तो तब वहां के ही लोग जो कि सहाफ़ी जिम्मेदारियां निभाते हुए कुछ मैं यही कहूंगा कि जी अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हम ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आते जुड़े रहें, देखते रहें कोशिश प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक, एक बार खुश आमदीद करेंगे अपने प्रोग्राम इनसाइड दी न्यूज़ में। और जिस तरीके से प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से, वहीं हम देख रहे हैं कि जी अहम पेशरफ्त हम देख रहे हैं कि दोबारा से मुज़ाकरात का जो एक और टेबल है वो सजने के लिए जा रहा है। ये तमाम तर अभी मामलात ज़ेर बहस भी हैं, लेकिन ये कबल इस वक्त कहना होगा कि किस वक्त ये सारी सूरत हाल हमें आगे नजर आएगी जहाँ पर हम सेकेंड टाइम बैठेंगे। लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं काशिफ जंजवा साहब, डॉक्टर भी हैं और ख़ास करके तजज़ियाकार भी हैं। खास करके हम देखते हैं कि खारजा पॉलिसी भी बात करते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी बात कर रहे होते हैं, तो वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जाहिर है काशिफ साहब, तमाम तर सिचुएशन सबके सामने है। ईरान अमेरिका के ताल्लुकात हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से अब आगे नई पेशरफ्त सामने आ रही है, और पाकिस्तान का जिस तरह से किरदार है, आप ये इस्लामाबाद की जो टॉक्स थी इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये अगर हम बात करें तो ये बड़ा बेहतर हुई है, और इसको नेगेटिव तो नहीं ले सकते। हाँ, ये कि
अगर कुछ लोगों ने ये तय कर लिया है जिंदगी में कि हमने हर चीज में नेगेटिव चीज बयान करनी है तो वो करते रहेंगे। वो एक बड़ा अच्छा शेर है ना, ये वो कहते हैं कि वो काम कर दिखाओ कि आपका दुश्मन भी आपका मौतरफ हो जाए। तो अभी तो ऐसी सूरत हाल नजर आ गई है। हम ये देख रहे हैं कि खास करके खारजा पॉलिसी के हवाले से जो हमारे भारतीय अफसरान हैं, अब वो भी तारीफें कर रहे हैं। पहले तो वो अपनी स्क्रीन पे कुछ कह रहे थे, वो कहते इस्लामाबाद में तो टॉक ही नहीं होगी, कोई ऐसे मामला नहीं होंगे। लेकिन अब जब सब मामला ठहर गए हैं, बहुत अच्छे तरीके से खुश असलूबी से अंजाम की जाने बढ़ रहे हैं, तो अब वो भी मौतरफ हो गए। हाँ, मैं जितने चैनलों पे बैठा बात के तो सब में जब हो गए, जब ये चले गए अपने अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की, तो मैंने कहीं भी नेगेटिव चीज नहीं देखी। और ये नहीं कहा गया कि पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है, यही कहा गया कि ये बहरहाल एक अच्छी कोशिश हुई। और अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के लिए देखा जाए तो दुनिया में ना लोग लॉबियां क्रिएट करते हैं, अमेरिका में इधर उधर जगहों पे पैसे देके पीआर एजेंसियां हायर करते हैं पब्लिक रिलेशन के लिए। तो पाकिस्तान को तो देखें ये सब चीजें फ्री में मिली हैं। और एक पीस के लिए जो उन्होंने कोशिश की, ये बहुत ज्यादा दिल गुर्दे की बात थी। देखें हर मुल्क इसमें हिम्मत नहीं कर सकता था, जिसको हम कहते थे कि कतर में कई होते थे ऐसे मामला। इस दफा तो कतर के भी वो हालात नहीं थे, कतर पे भी हमला हो चुका था, मिडिल ईस्ट आधा डूब चुका था, मतलब हमलों में ईरान के। तो उसमें तो न्यूट्रल जगह पाकिस्तान एक सेंट्रल भी थी, ईरान के साथ बॉर्डर भी मैच करता है, हमारा मिलता है, तो उस लिहाज से बहुत अच्छी काविश है। और पाकिस्तान के लिए न सिर्फ बल्कि दुनिया के लिए ये अमन का पैगाम था। और आप ये देखें ना कि बहुत सारी चीजें अच्छी हुई हैं। और 12 तारीख में मौर्रिख ये लिखेगा कि, बल्कि मैं एक अपने चैनलों पे बैठ के मैं ये बात कर रहा था कि दुनिया की तारीख में फील्ड मार्शल्स भी अगर आप देखेंगे, मॉन्टगोमरी देखेंगे कि वो उन्होंने एक जंग की थी, आप मानिक शाह को देखें तो वो भी कोई इतने सक्सेसफुल नहीं थे। तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर है, वो तो एक देखें कि इंडिया के साथ एक वॉर भी जीते, फिर उसके बाद अब एक देखें एक तरफ एक जंग भी लड़के आए, फिर एक जंग रुकवाने भी गए। ये दो बहुत बड़ी बातें हुई हैं। तो इस सतह पे अगर हम हिस्ट्री में भी देखें पिछले 100 साल की, तो ऐसा कैरेक्टर हमें नहीं मिलता इतना पॉजिटिव किस्म का कि जिसने जब जंग भी रोकी और एक जंग में जाके डिफेंस भी किया मुल्क का। और ये बहुत बड़ी बात है, दुनिया में कहीं हमें ऐसी चीज नहीं मिलती। मैं तो मॉन्टगोमरी से इस टाइम में मवाजना कर रहा हूँ। और अगर हिस्टोरियन जो जानते हैं, जो वॉर को समझते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी डीप स्टडी है कि इस वक्त पाकिस्तान ने जो किया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, फिर उसके बाद हम देखें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की जितना बड़ा करेक्टर है कि उन्होंने जिस तरह से एक पॉजिटिव करेक्टर रोल प्ले किया, वो बहुत ज्यादा था। फिर हमारे सागदार थे। और आप देखें कि पाकिस्तान में देखा जाए तो इसको हर तबके ने सराहा है, चाहे हमारे पड़ोसी हों, चाहे दुनिया में कोई भी मुल्क हो। तो मैं कहता हूँ कि वहां तक ये बात गई है जहां तक हम सोच नहीं सकते। और इसके असरात, इसके जिस तरह से आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं ना, आफ्टर शॉक्स आते हैं, तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे जो बड़े पॉजिटिव होंगे। और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो चुका है। ठीक, अच्छा, हमने देखा कि एक जो राउंड है वो हो चुका, अब सेकंड राउंड की जानिब बढ़ रहे हैं, जहां पे हम देख रहे हैं कि दोबारा से मुज़ाकरात के मामला होंगे। कुछ नुकात ऐसे हैं जिन पे इत्तेफाक हो गया, कुछ नुकात ऐसे हैं जिस पे इत्तेफाक करना बाकी है, नेगोशिएशन के मामला भी सामने आ रहे होते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं जब इस तरह की इतनी बड़ी जंग हो और कुछ ज़ेर बहस नुकात अभी भी हैं, जिसमें अभी हम देख रहे हैं कि खास करके जो है वो अब अमल दरामद नहीं हुआ, तो वहां पे नाकाबंदी की बात की जा रही है। जैसे आबनाए खुरमस की बात कर दें या हम बहरी नाकाबंदी की बात कर दें, तो ईरानी सफीर की जानिब से कहा जा रहा है कि इज्जत बचाने के लिए अमेरिका की जानिब से जो है वो बहरी नाकाबंदी की जा रही है। आप इस पॉइंट को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अब दो आमने सामने फरीकैन हैं और वो अपनी अपनी जबान में कुछ ना कुछ कहेंगे। ईरानी भी कुछ कहेंगे, अमेरिकन भी कुछ कहेंगे। तो अमेरिकन हो या ईरान हो, दोनों चूंकि आमने सामने हैं, तो ऐसे में दोनों की बात करना मेरे ख्याल में बंदे को माइंड नहीं करना चाहिए कि दोनों अपनी जगह कह रहे हैं। लेकिन बात यह है कि दुनिया की हालत में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पेट्रोल सिर्फ महंगा नहीं होता, दुनिया की हर चीज, दाल, चीनी, खाना का, ट्रांसपोर्ट, हर चीज महंगी हो जाती है ना, बल्कि अभी हुई भी है। तो ये तो सारी दुनिया फेस कर रही है। आप देख लें कि कतर की गैस नहीं आ रही, तो दुनिया के कितने मुल्कों में सीएनजी मौजूद नहीं है, लोगों में एलपीजी मौजूद नहीं है, कितनी सेंसिटिव कंडीशन हो गई है। और ऐसे में
हम अगर अमन करा रहे हैं तो ये तो बड़ी पॉजिटिव चीज है ना, ये तो दुनिया को महसूस करना चाहिए। और इसमें तो मुझे लगता है कि फील्ड मार्शल हो गए, हमारे शहबाज शरीफ हो गए, फिर इवन के इसको ये अगर ये पीस हो जाता है और ये कोई एग्रीमेंट हो जाता है तो ट्रम्प समेत ये नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेशन के लिए जा सकते हैं और ये पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकती है, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई इशू है ही नहीं। तो नोबेल प्राइज जो है वो हमेशा अमन कायम करने पे दिया जाता है या अमन की कोशिश करने पे भी दिया जाता है ना, कायम करने के अलावा कितनी बड़ी कोशिश की गई। तो पाकिस्तान तो डिजर्व करता है इस टाइम पे, और अमेरिका तो पहले ही करता है। और देखें क्या होता है। लेकिन एक जानिब नोबेल प्राइज की बात हो रही है, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि दूसरी जानिब अगर देखें जिस तरीके से जो ईरान ने इस वक्त अपने मुज़ाकरात के लिए नुकात पेश किए जिसमें उन्होंने जंगबंदी का मुतालबा भी किया, ख़ास करके अगर हम फ़लस्तीन की बात करें तो इस एस्पेक्ट से अगर देखें तो फिर हमें आपको नहीं लगता कि जी ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा अमेरिका के सदर के लिए? देखिए चैलेंज कोई नहीं होता, चैलेंज बनाने से होता है। और दोनों आमने सामने बैठ गए, कब बैठे थे मुझे बताएं? 78 के बाद से आज तक देखने की जो इस तरह से मतलब इनडायरेक्ट बैठते रहे ना आमने सामने, वाइस प्रेसिडेंट कहाँ अमेरिका का आगे बैठता है इस तरह से, और वो ईरान के उन लोगों के साथ बैठ गए, ये बहुत बड़ी बात थी। और देखें दोनों इस जगह आए, अमेरिका का प्रेसिडेंट ऐसे नहीं आता। और एक और चीज भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोग कहते थे पाकिस्तान में अमन नहीं है, ये हालात थे खासतौर पर इंडिया के लिए और उन लोगों के लिए जो क्रिकेट टीमें पाकिस्तान नहीं भेजते थे, तो उनको बताना चाहिए कि भाई यहाँ अमेरिका का सदर आ जाता है, ईरान का 2 मुल्क लड़ रहे हैं और दोनों के जो हो जाते हैं। और मैं पहले भी कहा था ये तो दोनों मुल्कों की डायरेक्ट ट्रैक 1 डिप्लोमेसी हुई है, और देखें पाकिस्तान ने इसमें एज अ ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के तौर पे काम किया है। और दुनिया में दोनों डिप्लोमेसियां इकट्ठी बहुत कम नजर आती हैं, और इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने वाले लोग जो इसके स्टूडेंट हैं जो हिस्ट्री के, और वो इस चीज को बड़े गौर से देख सकते हैं, क्योंकि मैं आईआर में खुद भी पढ़ाता भी रहा हूँ और इसको समझने की भी कोशिश करता रहा हूँ, क्योंकि सहाफत का ये बुनियादी एक हिस्सा भी है। तो ये बहुत बड़ी बात हुई है और ये तारीख में पढ़ाई जाएगी, एग्जाम्पल सेट हो गई है ट्रैक 1 ट्रैक 2 डिप्लोमेसी की। और मैं जितने चैनलों पे बैठा हूँ बाहर के और जिधर भी, मैं सब जगह यही बात करता रहा हूँ। मुझे बड़ी हैरत भी हुई, मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान तो छोड़ें, बाकी इदारों पे भी, चैनलों में भी, मुल्कों के इवन के जो सफीर आके बैठे हुए थे जिनको एम्बेसडर कहते हैं, वो ट्रैक 1 ट्रैक 2 को समझने से कासिर थे। बल्कि पाकिस्तान में भी जितने तजज़ियाकार थे आप उनमें से किसी को भी नहीं देखेंगे डिप्लोमेसी, किसी की हाई लेवल की डिप्लोमेसी होती है, इनको टर्म्स नहीं पता पाकिस्तान में, मादरत के साथ ये हालात हैं। और बातें यहाँ पे सारे कर रहे हैं कि जी ये होने जा रही है, भाई हो क्या रहा है? ये डिप्लोमेसी का आप लेवल देखें, कौन सा ट्रैक हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं पता सर। मादरत के साथ हर फील्ड की एक टर्म्स होती हैं, इंटरनेशनल रिलेशन की टर्म्स लोगों को नहीं पता, और वो बैठ के क्या कहना चाहिए कि बड़े बड़े आपके पाकिस्तानी चैनल्स क्या, बाहर के चैनल्स भी, यहाँ के सफीर भी, आपने किसी मेरे अलावा आपने किसी और के मुंह से ये डिप्लोमेसी के वर्ड ही नहीं ट्रैक 1 ट्रैक 2 सुने होंगे। ठीक। अच्छा, दूसरी जानिब एक और चीज़ ईरान की जानिब से कही जा रही है, वो ये कह रहे हैं कि जी अगर अमरीकी नाकाबंदी का असर कम करना है तो कम करने के लिए ज़मीनी सरहदों का इस्तेमाल किया जाए। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा है कि सरहदी सूबों के हुकाम को हिदायत की कि ज़रूरी अशिया की दरामदात को आसान बनाया जाए ताकि बहरी नाकाबंदी के मुमकिन असरात को गैर मौसर बनाया जा सके। इसका मतलब ये हुआ कि जी एक जानिब हम बात कर रहे हैं जहाँ पे बहरी, और वहीं हम दूसरी जानिब जो है वो बात कर रहे हैं खास करके ज़मीनी रास्तों की, तो क्या इससे भी कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है? हाँ देखिए ना, जो बहरी रास्तों की तरफ खासतौर पे ईरान भी बढ़ रहा है कि वो अगर वो समंदर का रास्ता बंद हो रहा है तो बहरी जाए, तो इसका मतलब है ईरान भी अंडर प्रेशर है ना, अमेरिका ही तो नहीं है सिर्फ अंडर प्रेशर, दोनों मुल्क इस वक्त प्रेशर में मौजूद हैं। और वो वाली बात है कि दोनों खुल के बात नहीं कर रहे। ठीक, हमने तो बिठा दिया था दोनों के, चाय पे बैठ जाओ बात कर लो। जी, कतर को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कतर एक जानिब कह रहा है कि जी हमले रोकने के लिए ईरान के साथ कोई डील नहीं की है, उसकी उन्होंने तरदीद कर दी। दूसरी जानिब वो ये भी कह रहे हैं कि कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान माजिदुल अंसारी ने कहा है कि हम ईरान अमेरिका जंगबंदी के लिए सालिसी का किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। दूसरी जानिब उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक हैं जो कि सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। तो सालिसी का किरदार अदा भी नहीं कर रहे, तो उसका मतलब ये एक तरफा जो है वो अमेरिका के साथ है। जी अच्छा देखिए, कतर तो कर भी नहीं सकता ना, कतर तो खुद मुतासिरा में से क्या कहते हैं, मुतासरीन सैलाब होते हैं ना, तो मुतासरीन जंग या मुतासरीन ईरान हो चुका है, तो वो कैसे करेगा? बल्कि गल्फ का कोई भी मुल्क इस काबिल नहीं है कि वो डायरेक्ट जाके कहे कि हम
हमारे यहाँ मुज़ाकरात होंगे या हम ईरान से करवाएंगे, क्योंकि वो सारे के सारे ईरान तो उन सबका इस वक्त पॉजिटिव वे में तो उन सबको नहीं देख रहा, और वो भी नहीं देख रहे, और ये तो होना है जो आप देख रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी जानब एक और चीज़ है, फ्रांसीसी सदर ने अभी एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि खास करके ईरानी सदूर के साथ जो है टेलीफोनिक रब्ता भी किया, उसमें वो कह रहे हैं कि जी गलत फहमियाँ दूर करने और मुज़ाकरात का अमल शुरू करने का मुतालबा भी कर रहे हैं। तो अब एक जानिब हम देखें तो अमरीका के मुतालबात हैं, अमरीका जो है वो गुजारिशात करते चले जा रहा है, पेशकशें दिए जा रहा है, लेकिन ईरान बज़िद है कि वो अपने मुतालबात और अपने जो नुकात हैं उस पर अमल दरामद करवाए। तो आपको लगता है कि आने वाले वक्तों पर अमरीका वो तमाम नुकात मान लेगा जो ईरान चाहता है? देखिए, अमेरिका तो एक ही नुक्ता है, एक ही पॉइंट है। अमेरिका जिस पे बात करता है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम है। उसके अलावा जो भी चीजें, वो तो आप समझ लें कि जिस तरह आप खाने में कोई आइटम रखते हैं और उसके साथ 4 स्टार्टर होते हैं, लवाजमात होते हैं। अच्छा, तो कुछ आइलैंड पे भी बात हो रही थी, आइलैंड खार पे भी बात हो रही थी। वो बता रहे थे कि जी खास करके जो अमेरिका की नजर, मतलब मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज जो है वो इसको प्रूव कर रही थी कि जी जो वहाँ पे एक आइलैंड मौजूद है उसके हवाले से भी चमक गई यही थी कि जी अमेरिका उस आइलैंड पे कब्जा करना चाहता है। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो कब्जा करना चाहता है। वो सारे के सारे टैक्टिक्स हैं, जिस तरह शतरंज में होता है, चेस में होते हैं कि दिखाते कुछ हैं और मारते कुछ हैं। तो वो खौफ की फिजा जरूर पैदा कर रहा है ईरान के लिए, और ईरान के लिए तो आपको पता है कि जो एक आप आइलैंड की बात कर रहे हैं वो तो उनके लिए बुनियाद है ना। लेकिन यानी कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज तो करना है। याद रखिएगा कि ईरान की अगर तेल की चीजें तबाह होती हैं तो वो उनका नुकसान है, क्योंकि ईरान के पास फिर और कुछ बचता नहीं है सेल करने के लिए। तो अब ऐसे में ईरान इस हद तक नहीं जा सकता। ईरान को फाइनली सरेंडर करना पड़ेगा और किस जगह पे जाके वो करेगा, न्यूक्लियर के ऊपर, और ये बात तयशुदा है। ठीक है। अच्छा, एक रुझान ये भी दिया जा रहा है चाइना और इसके साथ साथ जो कोरिया है उसके हवाले से कि जी उनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो ईरान के साथ है। अब कुछ जानिब वो कहते हैं कि जी तिजारती मामलात हमारे ऐसे हैं कि हम एक साथ कोलैबोरेट में हैं। तो आपको लगता है कि वाकई जो चीन के जो मामलात आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ईरान के साथ, क्या वो अमेरिका के लिए नुकसानदेह साबित तो नहीं हो जाएंगे? देखिए, अमेरिका के लिए ना हमेशा अमेरिका खुद ही नुकसानदेह होता है। अमेरिका ही हरा सकता है। अमेरिका को बाहर से आगे कोई नहीं हराता। अमेरिका में जो प्रेसिडेंट की सीट पे जो शख्स बैठा होता है, जो पेंटागन में बैठे होते हैं फैसला करने वाले 4-6 लोग हैं अमेरिका की, वो सब तय करते हैं, या कांग्रेस तय करती है बैठ के क्या करना है। अब आप देख लेना कि कांग्रेस इनको अगर कल परमिशन दे दे और पैसे दे दे जो उन्होंने मांगे हुए हैं। अच्छा, एक आखिरी कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा क्योंकि वक्त बहुत ही मुख्तसर सा मेरे पास मौजूद है। क्या समझते हैं कि ये जो मुज़ाकरात सेकंड टॉक जो होने के लिए जाएगी, आपको लगता है कि मुज़ाकरात हो जाएंगे? क्योंकि सबसे पहले रुझान यही था कि फर्स्ट टॉक जो हो रही है शायद उसमें तमाम मामलात जो है वो ज़ेरे गौर भी आ जाएं, हल हो जाए और एक मुसवदा तैयार कर लिया जाए नेक्स्ट लाहे अमल का, लेकिन वो होता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो आपको लगता है कि जो आखिरी सेकंड जो अब हमारे पास ऑप्शन है जिसमें दोबारा मुज़ाकरात होंगे और माइट बी पॉसिबल वो इस्लामाबाद में ही होंगे, तो क्या वहां पर जो मुज़ाकरात होंगे क्या उसमें कोई ना कोई हल निकल जाएगा? देखिए, एक तो ये कि पहली टॉक फेल नहीं हुई, इस चीज को हमें समझने की जरूरत है कि वो नाकाम नहीं हुई। वो जिस हद तक हो सकती थी, और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट आ गए, हुज्जत है तमाम जिसको कहते हैं ना, कि वो आए, वो बैठे, ये चीज हो गई। अब ये कि अगला फेज हम उस पर कह सकते हैं, और वो लाजमन है वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के जेडी वेंस, या वो लोग तो नहीं बैठेंगे, या हो सकता है ईरान से भी अब उस लेवल पे ना बैठे, नीचे लेवल पे बैठेंगे, क्योंकि देखें दोनों एक दूसरे को बता चुके हैं कि दोनों को क्या चाहिए। ठीक है, अब जो भी लोग बैठेंगे ना, वो समझ लें कि दोनों पार्टियों में, ईरान और अमेरिका के, वो मैसेंजर होंगे। वो बैठ के सिर्फ अपनी बातें आगे पहुंचा रहे होंगे। अब सिर्फ नेगोशिएशन चल रही है, टेबल पे रख दिया गया, दोनों ने एक दूसरे के अपने अपने मुतालबात रख दिए हैं, और दोनों ने एक दूसरे को ये भी बता दिया है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, दोनों को पता है। लेकिन ये बात एक तयशुदा है कि अमेरिका न्यूक्लियर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, बाकी हर चीज पे कर सकता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, खास करके डॉक्टर काशिफ जंजुआ, और इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे दूसरी जानिब हमारे साथ तो नौमान सूफी मौजूद थे। और जिस तरीके से आपने देखा कि जी ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के मामला सामने आ रहे हैं, आने वाला वक्त ये एक नई असल शक्ल इख्तियार करके दिखाई देगा और खत्ते में पुरअमन पायदार तरक्की के अहदाफ हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे, और खास करके मशरिक़ वस्ता में हमें तरक्की होती हुई दिखाई देगी अगर ये अमन मुज़ाकरात आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। जिंदगी हालात में दिया साथ तो होगी आपसे फिर मुलाकात। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा।